हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने पूरी चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस किया था और उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिर्फ ए और डी पता होना चाहिए और बाकी सब हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ए एन निकालना होता है और एस एन निकालना हो सकता है। पूरा जो चैप्टर 5 है वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ए फर्स्ट टर्म होती है और डी होता है कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, उसे डी कहते हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज the list of numbers involved make an arithmetic progression। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ ये जो मतलब कंडीशंस दे रखी है, ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, आपको ये बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये थोड़ा अटपटा सा, मतलब थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी टफ दे रखी है, पर अपन को जो क्वेश्चन जो यहाँ से ध्यान जो पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर यहाँ लिख रखा है, वैन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का जो फेयर है वो आपका 15 रुपीज़ लग रहा है। और फिर बाद में लिखा है 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी पहला किलोमीटर अगर चलता है टैक्सी में, आप मतलब टैक्सी से आप 1 किलोमीटर चलते हो तो आपका 15 रुपया लगता है। और अगर आप नेक्स्ट किलोमीटर यानी कि जैसे 1+1 सेकेंड किलोमीटर तक चलते हो, मतलब 2 किलोमीटर तक चलते हो, तो आपका क्या है, एडिशनली जो है 8 रुपीज़ ऐड हो जाता है ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर के साथ में जो भी अगले जो 2 या 3 किलोमीटर होंगे या 4 या 5, जितने भी n नंबर्स ऑफ किलोमीटर्स होंगे, उस n के लिए आपका जो है ऐड हो जाएगा किराया 15 + n × 8। ठीक है, तो ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए आपकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है 8 से। तो ये तो सिंपली ये आपको डिफाइन कर रहा है कि भैया फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लग रहा है, सेकंड किलोमीटर के लिए 15 + 8 लग रहा है, और थर्ड किलोमीटर के लिए 15 + 2 × 8 लग रहा है, और जो थर्ड किलोमीटर है या फोर्थ किलोमीटर है उसके लिए 15 + 3 × 8 लग रहा है। तो यहाँ पे अपन कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स को ही देख लें। अगर अपना डिफरेंस सेम आता है या कोई भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स ले लें, आप सेकंड थर्ड ले लें, फोर्थ फिफ्थ ले लें या 6 7 ले लें, कोई भी 2 टर्म्स ले लीजिए, आप 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, तो उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। अगर उनका डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि उसके अंदर जो डी है वो सेम है। और ये फोर्थ टर्म ये हो गई 15 + 3 × d 8। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म ए हो गई, ये a + d है, ये a + 2 × d है, ये a + 3 × d है। तो ये इजीली आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें a की वैल्यू जो है आपके 15 है और d की वैल्यू जो है आपके 8 है, यानी कि a दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को आपको अपने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है और न्यूमेरिक फॉर्म्स को वापस एपी के फॉर्म में चेंज करके आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। तो अपनी कंसेक्यूटिव टर्म्स बता देती है यहाँ पे, तो 15 + 8, 15 + 2 × 8, तो हर एडिशनल किलोमीटर के लिए, यानी कि वैसे ही एपी में भी ऐसे ही होता है। हर एडिशनल जो टर्म होती है उसमें जो है
एक चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, यानी कि डी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है उसमें, हर एडिशनल में डी ऐड होता रहता है। यानी फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस डी होता है, मतलब हर एडिशनल में डी आपका जुड़ रहा है। ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे ए प्लस डी था, इसमें डी जुड़ा तो ये डी जुड़ गया इसमें, इसमें ए प्लस डी में एक और डी जुड़ा, ऐसे हर एडिशनल टर्म में डी जुड़ रहा है इसमें, तो इसी को एपी कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है जो आपका, वो एपी है, तो इट इज़ एन एपी। अब मैं फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपको ऐसे ही कराऊंगा, बिना थियोरली सॉल्व कराए, मैं यहीं पे आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करना है। बाकी आप अगर फुल पढ़ना भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे को पूरा पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मैं सिंपली इसको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं जो सेकंड पार्ट है उसको मैं आपको सॉल्व करके ढंग से दिखा दूंगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है आपका थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि इंग्लिश को आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बोला, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है? चलिए मैं आपको ढंग से समझा ही देता हूँ। तो क्या है, अपन डायरेक्ट बोर्ड पे जाएंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहीं पे आपको इजीली यार लाइन के हिसाब से क्वेश्चन को न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करके, मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करके फिर बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो आपको क्या कह रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, यानी कि अपन अमाउंट ऑफ सिलेंडर में एयर जो आपकी है, पहले जो एयर प्रेजेंट थी वो वी वॉल्यूम मान लेते हैं। वॉल्यूम होता है एयर की क्वांटिटी मापने वाली, वॉल्यूम होती है, वी में नापेंगे उसको। तो आपका जो वैक्यूम पंप है, एक पंप लगा रखा है, फिजिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा होगा, पंप लगा के अपन वाटर या एयर को निकालते हैं, ठीक है ना। तो वैक्यूम पंप लगा हुआ यानी उसमें से एयर निकाल रहा, वो कितने निकाल रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर, यानी 1/4 ऑफ सिलेंडर में जो एयर रिमेनिंग है वो निकाल ले रहा है हर बार। तो फर्स्ट बार में कितने निकालेगा, 1/4 निकाल लेगा। तो जो अभी जो करंटली अब जो बचेगी इसमें v - 1/4 इंटू वी, तो ये हो गया आपके 3/4 इंटू वी। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट केस हो गया, यानी कि आप फर्स्ट टर्म आई है ये आपकी पी, ये आ गया। अगर सेकेंड टर्म आती है आपकी ए प्लस डी और थर्ड टर्म आती है A+2D, तो आपका ये AP हो जाएगा, और ऐसा नहीं आता है तो वो AP नहीं होगा। अब अपन चलते हैं बोर्ड की तरफ, या मैं आपको यहीं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड की तरफ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन साथ में देखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो आपका जो है 3/4 ऑफ वी बच जाता है, यानी कि रिमेनिंग वॉल्यूम जो है आपका बच गया। अब सेकेंड बार जब पंप लगाएंगे अपन, तो इस जो ये रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट का 1/4 उसमें से निकाल लेगा, यानी 1/4 ऑफ 3V/4। तो इसमें क्या करें, 3V/4 कॉमन ले लेंगे, तो 1 - 1/4, तो यहाँ बच जाएगा आपके 3/4V इंटू 3/4, 9/16 आ गया। और आपका थर्ड पार्ट जो होगा, अब इसमें रिमेनिंग केस में 9/16 यहाँ जाएगा, यानी कि 9/16 भी आपका रिमेनिंग वॉल्यूम है जो बचा हुआ। उसमें से क्या हो गया, वापस पंप लगाएंगे तो 1/4 ऑफ ये और निकाल देगा, 1/4 ऑफ 9/16 इंटू वी। तो यहाँ बच जाएगा आपके 9/16 इंटू वी इंटू 1 - 1/4। तो ये हो जाएगा आपके 9/16 इंटू वी, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। तो यहाँ आ जाएगा आपके 9/16 इंटू 3/4 या 27/64 भी। अब अगर आप ध्यान से देखें
तो अपने पास 3 टर्म आ चुकी है, जो कि काफ़ी है प्रूव करने के लिए कि ये एपी है या नहीं है। तो अपनी फर्स्ट टर्म जो आई थी वो आई थी 3/4 इंटू वी, और सेकेंड टर्म जो आई है ये वाली 9/16, ये फर्स्ट टर्म 3/4 वी, और ये 9/16 वी, और थर्ड टर्म ये वाली आई 27/64 इंटू वी, 27/64 इंटू वी। यही आपको फर्स्ट पार्ट इसका थोड़ा हार्ड लगेगा, बाकी पार्ट तो बहुत इजी है, मैं आपको 2 मिनट में करवा दूंगा। कुछ इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ए और डी दे रखा होता है, ए एन पूछेगा तो ए एन तो आराम से निकाल लेंगे, या फिर ए और ए एन दे रखा होगा और डी निकालना होगा, कुछ फ़र्क नहीं है, बस इजी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हमको 3 टर्म्स दे रखी है, एक ये फर्स्ट टर्म ये हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे और थर्ड से सेकेंड को माइनस करेंगे। दोनों केस में अगर आपका डी जो है इक्वल आता है, यानी कि जो वैल्यू बचती है वो इक्वल आती है, तब तो ये होगा एपी, और नॉट इक्वल टू आ जाता है यानी कि वो एपी नहीं होगा। तो आप माइनस करके देखिए, 9/16 वी माइनस 3/4 वी, और यहाँ पे आ जाएगा 27/64 वी माइनस 9/16 वी। माइनस कर लीजिए आप, इन दोनों में से एलसीएम लिया 16 आया, और ये 9v माइनस 3 इंटू 4 12v, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 16 और 64 का, और ये आ जाएगा आपके 27v माइनस 9 इंटू 16 के टेबल में 64 आता है 4 बार में, तो 9 इंटू 4 कर देंगे, 9 इंटू 4 क्या होता है 36v। इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन अलग अलग, तो यहाँ से 9v माइनस 12v आ जाएगा माइनस 3v/16, और यहाँ से आपका आ जाएगा 27 माइनस 36 आ जाएगा माइनस 9v/64। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि इसका और इसका वैल्यू जो है अलग आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो डी आ रहा है और यहाँ से जो डी आ रहा है दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, समझ गए आप, ये एपी नहीं है। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो एपी नहीं है। थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में जाने से पहले अपन क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meters। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर। क्या कह रहा है कि अगर अपन को एक क्या करना है, वेल डिग करना है। वेल डिग करने का मतलब समझते हो, कुआं खोदते हैं ना, कुआं खोदने में क्या होता है, पहले ज़मीन में होल करते हैं। तो ये आपका लगभग एक कुएं जैसा सिलेंडर शेप का ही होता है। तो यहाँ से आप ज़मीन से होल करते हैं और ये आपकी ज़मीन होगी, ये आपने कुआं खोद दी। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अब कुआं खोदने के लिए जो
लेबर लगी या जो भी आजकल मशीन इक्विपमेंट आ गए हैं, पहले लेबर थी ना, तो उसका कॉस्ट जो है 150 लग रहा है अगर वो 1 मीटर खोदता है। तो फर्स्ट मीटर अगर खोदता है तो उसका 1 मीटर के लिए वो 150 चार्ज करता है। जो ऊपर से जो फर्स्ट 1 मीटर तक जब आएगा ना वो खोदते खोदते, तो वो 150 चार्ज करेगा फर्स्ट पहले मीटर के लिए। फिर नेक्स्ट कंजिक्यूटिव मीटर के लिए जो है सब्सिक्वेंट मीटर के लिए वो क्या कर रहा है, हर एडिशनल मीटर के लिए वो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है 150 प्लस 50 रुपीज़ चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा। और थर्ड मीटर के लिए क्या करेगा, वो 150 प्लस 50 प्लस 50 चार्ज करेगा। फोर्थ के लिए वही बात है, सेम ऐड हो रहा है, 150 हर में ऐड हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपका 50 प्लस 50, तो ये आपका जो हर बार जो ये ऐड हो रहा है ना 50, ये 50 यहाँ ऐड हो रहा है। ऊपर वाली टर्म में जो नीचे वाली वैल्यू जो ऐड हो रही है ना, यही है डिफरेंस, समझ लो आप। अगर आप सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करते हैं, या आप टर्म्स में लिख देता हूँ 150, फर्स्ट टर्म है ये आपकी, फिर सेकेंड टर्म है 150 प्लस 50, थर्ड टर्म है आपकी 150 प्लस 50 प्लस 50, और फोर्थ टर्म है आपकी 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। या आप इसको लिख सकते हैं 150, एपी फॉर्म में लिखे तो 150 प्लस 50, 150 प्लस 2 इंटू 50, और 150 प्लस 3 इंटू 50। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, और ये फोर्थ टर्म हो गई। तो आप इजीली पता कर सकते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दीजिए, और दोनों की वैल्यूज जो है आप मिला लीजिए। तो आपकी जो डी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इन दोनों से भी एक डी आएगा और इन दोनों से भी एक डी आएगा। तो अगर वो दोनों डी अगर सेम होते हैं तो इसका मतलब ये एपी है। और एपी वैसे तो सिंपली आप देख के बता सकते हैं कि ये पहली टर्म जो होगी वो ए कहलाती है, या कोई भी एन टर्म होती है वो आपको कहती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सिंपली आपका जो है अगर थर्ड टर्म निकालते हैं इससे, तो ए प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d होना चाहिए। और इसमें दे रखा है जैसा कि आपको थर्ड टर्म दे रखी है वाली 150 प्लस 2 इंटू 50, तो यहाँ लिख सकते हैं 150 प्लस 2 इंटू 50, यानी कि आपका ए और डी यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ए 150 है और डी जो है आपका 50 है। तो कोई भी एन टर्म आती है तो एन टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो ये इजीली आपका थर्ड पार्ट जो है एपी हो गया है। फोर्थ पार्ट में चले अपन, तो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। जो क्या है आपका, अब यह कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ गई है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको मैं बता दूं,
कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैं आपको बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 8th क्लास में या 9th क्लास में, जब भी पढ़ा हुआ आपने, 8th क्लास में पढ़ा होगा शायद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपके P इंटू 1 प्लस R/100 अपॉन P⁻n-P, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ बात हो रही। तो ये बोल रहा है कि अगर 10,000 अमाउंट जो है आपका वो बैंक में डालता है और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम है, तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो उसका अमाउंट है उसको आपको लिखना है यहाँ। तो पहले ईयर में जो अमाउंट होगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100/n। इस फॉर्मूले से आप हर साल का अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट इन फर्स्ट ईयर जो आपका आएगा, यहाँ पे आपको P दे रखा है 10,000 और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%। तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट आएगा क्या बनेगा वो देखते हैं। यहाँ पे 10,000 इंटू 1 प्लस R जो दे रखा है आपका 8/100 और n जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, ये टर्म आ जाएगी आपकी। आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 से 2 0 गया और आपका आंसर आ जाएगा 10800। और सेकेंड ईयर में जो आपका अमाउंट कितना बन रहा है 82 जो आएगा आपके 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर जो आ जाएगा 10,000 108/100 का की पावर 2 आ जाएगा। तो 100 की पावर 8 की पावर 2 आ रही है यहाँ पे आपका। मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 टर्म्स देख के आप लगभग अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और थर्ड टर्म जो होगी A3 होगी आपके 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आपकी 3 टर्म्स आपने साफ देख ली। यहाँ पे आप माइनस करना चाहो तो भी कर सकते हो, वरना आपके जो लॉजिकल दिमाग है वो तो सीधा यही कहता है कि भाई जो पहली 3 टर्म्स है उसमें स्क्वायर और क्यूब की वैल्यूज़ आ रही है कुछ। तो अगर अपन फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते भी हैं और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं, तो दोनों का जो डी है वो कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो कभी भी इक्वल नहीं है होगा। तो ये तो शायद सीधा सा बात है कि यहाँ पे AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। सीधी सी बात है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया है, बाकी मैंने आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका जो निचोड़ है वो आपको बता दिया है। अब ये आपको बच्चों की तरह जो लिखने का जो तरीका है एग्ज़ाम में वो आप लिख सकते हो। एग्ज़ाम में लिखना कैसे है वो आप एग्जाम्पल देख के लिखने का तरीका लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D इज गिवन। A और D दे रखा है तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट नहीं तो चलो फोर्थ पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्या है स्कूल में भी जब बच्चे को ये एक्सरसाइज करवानी स्टार्ट करते हैं तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर जो सेकंड और थर्ड करवा देगा और फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क में दे देंगे। तो अपन है ना फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सीधा सा भाई AD दे रखा है और फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें 4 टर्म्स दे रखी है। A+D हो जाएगी सेकंड टर्म और A+2D हो जाएगी थर्ड टर्म और A+3D हो जाएगी फोर्थ टर्म। तो सिंपली यहाँ पे A की वैल्यू आप -1 डाल दीजिए और सेकंड टर्म आएगी -1 प्लस 1/2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए A1 जो है आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, तो ये आपकी -1 है
सेकेंड टर्म ए टू जो है आपके ए प्लस बी वो होगी -1 प्लस हाफ, दैट इज -हाफ। तो यहाँ पे डी आप समझ गए होंगे कि डी माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, और ए जो है वो भी प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई जो सीरीज़ होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, पर वो मल्टीपल में नहीं होगी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए स्क्वायर होगी, थर्ड टर्म ए क्यूब होगी, ऐसे नहीं होगी कभी भी। उनमें जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, या तो एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगी पूरी सीरीज। ए3 आपका हो जाएगा ए प्लस 2d, यहाँ से -1 प्लस 2 इंटू 1/2, यानी कि -1 + 1, ये 0 हो जाएगी। थर्ड टर्म इसकी 0 हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी दे देता है कि आपकी कौन सी टर्म जो है इसमें 0 होगी, तो उसमें an वाला फॉर्मूला लगता है। a4 जो है a3 a + 3d आ जाएगा यहाँ पे, -1 + 3 इंटू 1/2, तो ये होगी -1 + 3/2। यहाँ से आप एलसीएम लेके -2 + 3/2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से आपकी 4 जो है आपकी टर्म्स आ गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ फिर से। -1 आ जाएगी पहली टर्म, सेकंड टर्म -हाफ है, थर्ड टर्म 0 है, और ये हाफ हो गई। तो ये 4 टर्म्स आ गई। अब इसमें कुछ नहीं करूँगा मैं आगे, बस यही, बस एक पार्ट बहुत है। सेकंड का फोर्थ पार्ट करा दिया, और थर्ड का भी मैं फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बस यही, ए और डी निकालना है इस पार्ट में। तो 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 ये दे रखी है आपको टर्म्स। अब इसमें आपको क्या निकालना है, ए और डी निकालना है। सिंपली जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए होती है, तो ए का वैल्यू आपके सिंपली यहाँ से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू आ गई आपके 0.6, और डी निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। एपी है तो कोई, एपी अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है ये एपी है, तो इसमें आपको पहले से दूसरी टर्म में ही पता लग जाएगा कि आपकी डी क्या है, ए क्या है, ठीक है ना। तो दूसरी टर्म से अपन पता कर सकते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ गया आपके 1.1। ये आपके डी आ गई, ये ए आ गया। ये डी की वैल्यू 1.1 और ए की वैल्यू 0.6। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। अगर वो AP है तो अगली 3 टर्म्स लिखिए। लेट अस ये वाला पार्ट ले लेते हैं, 0, -4, -8, -12। तो ये तो साफ दिख रही है भैया, इसमें ए क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और अपन को AP है या नहीं है पता करना है। तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, और फोर्थ टर्म में से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देते हैं। अगर दोनों का जो वैल्यू है वो आपकी सेम आती है, डी आता है, यानी कि अगर वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब ये एपी है, और नहीं आती है तो नहीं है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, -4 -0, तो ये आपके -4 आ गया। और यहाँ से फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करता है तो -12 -8, तो -12 + 8 विल बी -4। तो भैया इसका मतलब दोनों का डी की वैल्यू जो है सेम आ रही है, यानी कि ये एपी है। तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। आप इसमें क्या करिए, अगर 4 ही टर्म दे रखी है इसमें, तो आप फोर्थ और थर्ड टर्म को माइनस कर लीजिए, या थर्ड में सेकंड टर्म को माइनस करके देख लीजिए। तो थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो तो इजीली देखने से पता लग जाता है वैसे तो एपी है या नहीं, क्योंकि उसमें या तो सब्ट्रैक्ट हो रही है कोई नंबर या ऐड हो रहा है, तो इजीली देख के पता लगा सकते हो। अब जैसे ये वाला पार्ट ले लीजिए आप, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.22222।
तो ये केस आपका थोड़ा सा अलग सा है। इसमें आप कोई भी दो टर्म लेके माइनस करके देख लीजिए। वैसे तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये भी है नहीं है, पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करिए, ये आप 0.2 है ही है। और एक और तरीका जो मैं आपको बता दूं, ए दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, तो मान लीजिए A3 दे रखा है, A3 टर्म है, तो आपको A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। आपको A3 दे रखा है, क्या दे रखा है, थर्ड टर्म क्या दे रखी है, ये तो होगी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपको क्या दे रखी है, 0.222 और यहाँ पे A दे रखा है 0 और यहाँ से D निकालने का बोल रहा है, तो यहाँ से D निकाल लीजिए आप। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 0.2 दे रखा है ना, 0.2 लिखना है यहाँ। यहाँ से आप D निकाल लीजिए, तो आपका D आ रहा है 0.022/2, दैट इज D की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 0.011। अब आपका D ये आना चाहिए, जबकि आपका D क्या आ रहा है देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे A.2 दे रखा है और कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म लेके आप माइनस कर दीजिए, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ टर्म है, ये 0.22। तो आपकी फर्स्ट टर्म जो दे रखी है यहाँ 0.2 दे रखा है, सेकंड टर्म आपकी आपकी दे रखी है यहाँ पे 0.22 और थर्ड टर्म आपकी दे रखी है 0.222, फोर्थ टर्म दे रखी है आपकी 0.22222। इसमें आपको लग रहा होगा 0.2 हर समय ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये 2 जुड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 2 ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये ऐड में नहीं है, ये आपके नंबरिंग में ही ऐड हो रहा है। ये लास्ट कहता है यूनिट डिजिट में है 2, पॉइंट के बाद में यूनिट डिजिट नहीं होता, पर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ यूनिट डिजिट में समझ लीजिए आप, लास्ट यूनिट डिजिट ही मान लो इसको, जो 2 लिखा है इसमें सेम है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जुड़ रहा है। तो कोई भी दो टर्म ले लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए और थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लीजिए। कोई भी दो टर्म लेके माइनस करके आप देख सकते हैं कि वो ए पी है या नहीं। 0.22 माइनस 0.2 दैट इज 0.02 और यहाँ में से 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ आ जाएगा आपके 0.0002। यहाँ पे डी की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे डी की वैल्यू ये आ रही है, यानी कि दोनों सेम नहीं आ रही है, ये सेम नहीं आ रही है, तो ये दोनों एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। थोड़े और क्वेश्चन पार्ट कर लेते हैं, चलिए। तो 7th, ये जो 12th पार्ट है ना, 12th पार्ट क्या कहता है, √2 है, ए दे रखा है आपको √2 और A2 दे रखा है आपको √8, A3 दे रखा है आपको √18 और A4 दे रखा है आपको √32।
वैसे तो आपको रूट की टर्म में से रूट की टर्म माइनस नहीं कर सकते कभी भी। ये रूट की टर्म आते ही समझ लीजिए आपका ये एपी नहीं है। साफ दिख रहा है भाई, रूट 18 में से रूट 32 माइनस कर ही नहीं सकते आप, पॉसिबल नहीं है। पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी तो आपकी वैल्यू क्या पता आए कि नहीं आए। तो पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, रूट को, रूट 8 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो आपका आ रहा है, सबका डेसिमल निकालो सबसे पहले, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये पार्ट अपन नहीं करते। चलिए अपन कर लेते हैं 15 पार्ट भी इजी है, इसमें कुछ लॉजिक की बात नहीं। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। यहाँ देख के ही पता लग रहा है कि किसी भी दो वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कभी भी सेम नहीं आएगा। साफ दिख रहा है यहाँ पे 9 और 25 का 16 आ रहा है, 25 से 49 का 24 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यानी कि एपी नहीं है। ठीक है फिर, थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।